Welcome to Saksham Education Classes. हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों कल हम ये सारणी कर चुके थे। अब हम इसके बाद में देखते हैं। तो मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। देखो बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल आप पिछला जो मैंने बताया था उस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी का मैंने प्रैक्टिस इसके लिए अलग से कराई है। अब हम देखेंगे शून्य की भूमिका, जीरो की भूमिका हमारे सामाजिक जीवन में और दैनिक जीवन में शून्य की क्या भूमिका है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने अलग से आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, शून्य की भूमिका क्या है। हम शून्य को क्या कहते हैं? हम शून्य को बोलते हैं योज्य तत्समक अवयव। हम शून्य को योज्य तत्समक अवयव क्यों कहते हैं? तो देखो, माना कोई अवयव x है, ठीक है, माना कोई अवयव x है तथा इसका योज्य तत्समक अवयव मैंने मान लिया ई है, तब तत्समकता की परिभाषा क्या कहती है कि यदि मैं x में ऐसी क्या संख्या जोड़ूं, जोड़ने के बाद में वो संख्या एज इट इज बनी रहे, यानी x की x बनी रहे। तो मैंने क्या किया, ये परिभाषा के अनुसार x प्लस ई इक्वल टू एक्स कर दिया। तो इससे क्या होगा, x को मैं इस साइड में ले आऊँगा दूसरी साइड में, तो क्या होगा, x माइनस हो जाएगा और जीरो आ जाएगा, यानी e बराबर जीरो हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं योग के लिए शून्य एक तत्समक अवयव है, अर्थात शून्य योज्य तत्समक अवयव होता है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि शून्य क्या होता है, योज्य तत्समक अवयव। योज्य तत्समक अवयव का मतलब होता है हम किसी संख्या में कोई ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि उसे जोड़ने के बाद में उस संख्या में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ना हो। तो ओनली ऐसी संख्या जीरो ही तो हो सकती है जिसको हम किसी संख्या में ऐड करें, तो ऐड करने के बाद में उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग ना हो। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं गुणन तत्समक अवयव। देखो, गुणन तत्समक अवयव का मतलब होता है सेम। अगर यहाँ पर आपको तत्समक एक शब्द है तत्समक, ये आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो संख्या है वही संख्या रहनी चाहिए। वहाँ पे गुणन था तो वहाँ पे योग था, तो योग का मतलब ये था कि हम किसी संख्या में क्या संख्या जोड़ा कि वो संख्या बनी रहे। और गुणन में क्या होगा, किसी संख्या में हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि वह संख्या एज इट इज बनी रहे। तो देखो जरा, x मैंने मान लिया वो कोई संख्या x है और उसके गुणन तत्समक अवयव ई है, तब गुणन तत्समक अवयव की परिभाषा से x मल्टीप्लाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, x होगा। ठीक है ना, क्योंकि संख्या कैसी रहनी चाहिए, एज इट इज रहनी चाहिए। अब देखो, हमें e की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू में x का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो e इक्वल टू कितना आ गया, e इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 क्या होगा, आपका 1 होगा गुणन तत्समक अवयव। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुणन संक्रिया के लिए 1 गुणन तत्समक अवयव है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सारा हमने कर लिया, एक की भूमिका भी हम लोगों ने देख ली। एक संख्या का ऋणात्मक। अब देखो, एक संख्या का ऋणात्मक का मतलब ये है कोई ऐसी संख्या जिसका ऋणात्मक उसी संख्या में जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, योज्य तत्समक अवयव। और योज्य तत्समक अवयव हमारा क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं, किसी संख्या का ऋणात्मक संख्या निकालने के लिए उस संख्या के सामने माइनस लगा दो। अगर वो संख्या प्लस की होगी तो माइनस संख्या प्राप्त होगी हमें, अगर वो संख्या माइनस की होगी तो हमें प्लस की संख्या प्राप्त होगी। जस्ट अपोजिट वाला साइन वाला जो नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे 1 है, क्या 1, तो 1 के लिए ऋणात्मक क्या हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा -1। देखो 1 में हमने -1 जोड़ा तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना, तो किसी संख्या का ऋणात्मक निकालने के लिए उस संख्या के सामने हम साइन जस्ट अपोजिट लगा देते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं व्युत्क्रम। देखो, व्युत्क्रम का मतलब ये होता है किसी संख्या में हम कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें कि वो क्या हो जाए, एक गुणन तत्समक अवयव हो जाए। और हमें पता है गुणन तत्समक अवयव क्या होता है, एक होता है। होता ही नहीं होता है। तो देखो, मैंने सपोज दैट कोई संख्या x है, ठीक है, अगर हमें उसमें व्युत्क्रम निकालना है, मैंने मान लिया उसका व्युत्क्रम e है। तो देखो, व्युत्क्रम की परिभाषा से क्या होगा, x मल्टीप्लाई ई
इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ई की वैल्यू निकालनी है तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/x। ठीक है, इसका मतलब किसी संख्या का व्युत्क्रम निकालने के लिए उस संख्या का जस्ट अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको 8/11 दिख रहा होगा, हमें इसका जस्ट अपोजिट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 21 को ऊपर कर दो और 8 को नीचे कर दो तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी 21/8। तो ये होता है व्युत्क्रम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा। व्युत्क्रम निकालने के लिए संख्या को जस्ट अपोजिट कर देते हैं, ठीक है ना, और ऋणात्मक निकालने के लिए उस संख्या के सामने माइनस का साइन लगा देते हैं, ये होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो परिमित संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता। तो देखो यहाँ पर आपको ये दो फॉर्मूले दे रखे हैं, ए कोष्टक बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा अलग अलग ए का मल्टीप्लाई बी से कर दें, ए बी हो जाएगा प्लस ए सी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये आपको ये बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इन एग्जाम्पलों को करना। मैं इनकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोगों को करा देता हूँ, तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। और उसके बाद में आप एग्जाम्पल करना मत भूलना, क्योंकि आज के टाइम में एग्जाम्पल परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है अच्छी से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने ये सवाल किया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है, तो देखो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और चूंकि माइनस का साइन है माइनस का साइन हो जाएगा, और 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसी प्रकार 5/2 को एज इट इज रख दो और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 1 से किया तो 3 हो गया, 6 का 5 से किया तो कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें यहाँ 15 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 30 है। इनका हम एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। कितना आएगा 30 आएगा। तो देखो जब 15 का डिवाइड हम 30 में करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 6 से किया -6 से किया तो कितना आ गया -12 आ गया। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 2 का डिवाइड करेंगे 30 में 15, और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 75। तो 75 मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। अब माइनस का साइन है माइनस का साइन, जब 30 का डिवाइड 30 में करेंगे तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 3 आ गया। तो देखो जोड़ने के बाद में यहाँ पर 75 है, ये 12 है, ये 3 है, 12 3 कितना हो गया 15 हो गया, और 75 में से 15 गया तो क्या बचा 60 बचा, और 60 में तब जब 30 का डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और आप इसका जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उसको आप अपने आप सॉल्व करिएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य का मतलब आप योग से लें, एडिशन से, है ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। मैंने अभी आपको बताया किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए उस संख्या के सामने हम ऋणात्मक साइन लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पर 2/8 है, 2/8 है तो इसके सामने माइनस लगा दो, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -2/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस का 5/9 है, तो इसके सामने माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर -6/-5 है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना बच्चों, गलती मत कर देना। यहाँ पर ऊपर भी माइनस का साइन है, नीचे भी का माइनस का साइन है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या संख्या बची 6/5। हमें इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो क्या करेंगे, इसके सामने माइनस लगा दो तो इसका आंसर हो जाएगा -6/5। इसी प्रकार से 2/-9 है ना, तो इसके सामने माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/9 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि x = 11/15 है, और एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें x = -13/17 है के लिए सत्यापित कीजिए। माइनस x = x होता है। तो देखो बच्चों
इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक माइनस अंदर दे रखा है, एक माइनस बाहर दे रखा है, और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो नंबर जो है कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। और गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, हम अंश को हर बना देते हैं और हर को क्या कर देते हैं, अंश बना देते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है -13, तो इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा -1/13। कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब माइनस का 13/19 है। यहाँ पे हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। ठीक है, तो 19 ऊपर पहुंच जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर -19/13। इसी प्रकार से बाकी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना बच्चों। अब देखो आपको 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको तीनों क्वेश्चन देखने के बाद ये बताना है किस क्वेश्चन में कौन सा गुणधर्म फॉलो करता है। तो देखो बच्चों, आपका जो 5वां क्वेश्चन है, -4/5 × 1 = 1 × -4/5। इसमें क्या किया है, इसमें मैंने कल बताया था आप लोगों को, A*B = B*A। अगर ये वाला फॉर्मूला होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं, है ना। तो ये कौन सा गुणधर्म इस पे लागू होगा, क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होगा, क्योंकि AB बराबर जब BA होता है तो जो इस तरह से जो गुणधर्म होता है इसको बोलते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। ठीक है, इस प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, वो भी उसमें भी क्रम विनिमय गुणधर्म हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, -19/29 × 29 / -19। अब देखो यहाँ पर किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम गुणधर्म हो जाएगा। क्योंकि व्युत्क्रम गुणधर्म क्या कहता है, किसी संख्या में हम ऐसी संख्या से गुणा करें जिसके गुणा करने के बाद हमें यदि 1 प्राप्त होता है तो वो संख्या पहली वाली संख्या की क्या कहलाती है, व्युत्क्रम कहलाती है। तो यहाँ पर कौन सा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम गुणधर्म हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देखो 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो देखो -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, अंश को हम हर बना देंगे और हर को क्या बना देंगे, अंश बना देंगे। तो 16 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका -16/7 हो जाएगा, 16/7 हो जाएगा। तब हमें मल्टीप्लाई करना है इसका किसमें, 6/13 में। तो देखो जब मैंने 6/13 में -16/7 का मल्टीप्लाई किया तो 16×6 = 96 होते हैं और 13×7 = 91 होते हैं। तो क्या आ गया, -96/91। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, बताइए कौन से गुणधर्म के सहयोग से आप 1/3 × 6 × 4/3 को ये कर सकते हैं। तो देखो आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा जो मैंने आपको कल कराया था, A*B C = A*B C। अगर ये होता है तो हम इसको बोलते हैं साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो ये कौन सा इसमें प्रॉपर्टी लागू करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य गुणधर्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्या -1 सही 1/8 को गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो देखो ये है -1 सही 1/8, यानी 8 × 8 8 × 8 और 8 × 9, यानी ये क्या हो जाएगा, -9/8 हो जाएगा। इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, अंश को हर बना देते हैं और हर को क्या बना देते हैं, अंश बना देते हैं। तो 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 पीछे नीचे आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा। तो देखो क्या आना चाहिए, -8/9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, प्लस का 8/9। इसका मतलब ये नहीं होगा, गुणात्मक प्रतिलोम इसका नहीं होगा। इसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन है, आप इसको करना। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, कि ऐसी परमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो आप ऐसी कोई परमेय संख्या बताइए जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है।
जीरो, क्योंकि जीरो का व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करेंगे, जीरो नीचे हो जाएगा, एक ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमें इनफाइनाइट नंबर प्राप्त होगा जो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, परमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं, ऐसी परमेय संख्या कौन सी है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो वो है आपकी वन, क्योंकि हम वन में वन का क्या कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें, पी का मल्टीप्लाई करें तो वन हो जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका 11वां क्वेश्चन कि शून्य का व्युत्क्रम क्या है, तो हमें शून्य का व्युत्क्रम निकालना है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चन करना है। इसमें एक क्वेश्चन और है 5वां क्वेश्चन, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परमेय संख्या होती है, हमने देखा था सारणी में, है ना। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़े मैंने आप लोगों के लिए, 2-4 क्वेश्चन है, तो आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो सर को याद कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ जो भी बच्चे हैं, क्लासमेट हैं, आपका भाई है, बहन है, तो उनको मेरी वीडियो शेयर कर दिया करिए, वो भी देख लिया करेंगे, वो भी पढ़ लिया करेंगे। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं इसी समय, बाय बाय। Please subscribe to my YouTube channel and push the bell icon.